फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ, आज खुशी दुबे के साथ हो रहा। 17 बरस की उम्र थी, अगर उसका पति मानता हूँ कि अपराधी रहा, लेकिन 2 दिन की दुल्हन को किस अपराध में जो है बाराबंकी के जेल में बंद करके रखा गया है 10 महीना का समय। आखिर जोगी जी से मैं जानना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आज ये खुशी दुबे का कौन सा दोष है कि उसे आप जो है कि जेल में बंद फूलन देवी ठीक है कुछ समय के लिए अपराधी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शेर सिंह राणा भी तो हत्यारा है, उसको जो है कि स्टार प्रचारक कैसे बनाया। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज़ देख रहे हो या फिर अखबार देख रहे हो तो एक ही हेडलाइन आपको दिख रही होगी, और वो हेडलाइन थी वीआईपी की 25 जुलाई को जो कार्यक्रम होना था उसे योगी सरकार ने नहीं होने दिया। तो उसी कड़ी में हम आ चुके हैं वीआईपी प्रदेश कार्यालय पर, जहाँ पर हम बात करेंगे वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम जी से कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या अब इसके बाद वो कोई और बड़ा कार्यक्रम करेंगे या फिर नहीं। तो सर, सबसे पहले तो बताइए कि 25 जुलाई को जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम हुआ था उसमें किस तरह की बाधाएं आई? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सनाथ मल्ला माननीय मुकेश सहनी जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था 3 जुलाई को कि हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में हम जो है कि वीरांगना बहन फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी 18 फुट की प्रतिमा स्थापित करेंगे। प्रतिमा का निर्माण करा करके उन्होंने पटना से जो है कि जहां पर वांछित स्थान थे उन स्थानों पर भी भेज दी गई, लेकिन प्रतिमा के आने से ही वीरांगना फूलन देवी के नाम से उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसी दहशत की राजनीति पैदा हो गई कि पूरा जो है प्रशासनिक अमला जो है जोगी जी के निर्देश पर वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा को स्थापित करने से रोकने का काम किया। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जो अन्याय का प्रतिकार की, अत्याचार का प्रतिकार की, सामंती उत्पीड़न और पुलिसिया जोर जुल्म के कारण उन्हें बीएडओ में जाने के लिए विवश किया गया था, और उन्होंने एक महात्मा गांधी जी का जो उपदेश था उसका जो है कि अनुपालन करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई हमारी बहन बेटियों के प्रति अगर बुरी नज़र उठा के देखे तो उनके पेट में छुरा भोंक देना चाहिए। आज मैं देखता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी जानना चाहता हूँ, वीरांगना बहन फूलन देवी जी निषाद हैं, इसलिए हमें हमदर्दी नहीं है। हमें हमदर्दी इसलिए है, हमारी आस्था उनसे इसलिए जुड़ी है, हमारी वो प्रतीक इसलिए है कि वीरांगना बहन फूलन देवी ने जो आज आए दिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आती हैं कि हमारी बहन बेटियां, हमारी छात्राएं जाती हैं, उनके स्कूली लड़कों के द्वारा जो है कि सौदों के द्वारा जो है कि उनके साथ जो है बदतमीजी की जाती है, उनके साथ जो है बदसलूकी की जाती है, और हमारी बहन बेटियां उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तो पंखे में लटक करके मर जाती हैं, कोई तेल छिड़क करके मर जाती हैं, कोई नदी में कूद करके मर जाती हैं। हमारी वीरांगना अगर फूलन देवी जी अगर वो भी आत्महत्या कर ली होती तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो सम्मान मिल रहा है नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि उन्हें जो क्रांतिकारी महिलाओं की एक सूची तैयार की गई है, तो भारत की पहली और विश्व की जो है 4थी क्रांतिकारी महिला का उन्हें खिताब मिला है। उनके नाम पर फ्रांस ने जो है कि किताब लिखा, उनकी जीवनी को प्रकाशित किया। उनकी जो ग्वालियर जेल से निकली तो उनकी शुरुआती दौर में फ्रांस की एजेंसी ने मदद करने का काम किया। अमेरिका के वाशिंगटन में जो है कि फूलन देवी चैरिटेबल ट्रस्ट अमेरिका के लोगों ने बनाया। तो फूलन देवी को एक जाति के दायरे में बांधना ही पहले तो गलत है। आज क्षत्रिय समाज की भी महिलाएं हैं, आज जो वास्तव में निरपेक्ष होकर के बात करती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, फूलन देवी ने जो कहा वो सही किया। लेकिन कुछ बदतमीज किस्म के जो लोग होते हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार होते हैं, उसे जो है कि जाति का रंग देने का प्रयास करते हैं। वीरांगना फूलन देवी ने जो कार्य किया हमें उस पर गर्व है, और वीरांगना बहन फूलन देवी जो है कि हमारी महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, चाहे किसी भी वो जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की हो। हमारी प्रतिमा को स्थापित करने से 25 जुलाई को रोका गया। सनाथ मल्ला मुकेश सहनी जी जो पटना से बनारस के कार्यक्रम में जहाँ प्रतिमा सूजाबाद पड़ाव में पर लगनी थी, हमारे मंत्री जी को जो है कि बाबतपुर एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। वहाँ पुलिस, पीएससी और सीआरपीएफ की छावनी लगा दी गई। जहाँ जहाँ हमारे पदाधिकारी होटलों में रुके थे वहाँ पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ पर जो है कि प्रशासनिक अमला जो है कि पूरा पुलिस बल को बैठा दिया, और हमारी गाड़ियाँ जो रिसीव करने के लिए मंत्री जी को आई थी उनको चालान काटने का जो है कि काम किया गया। लेकिन जितना हमारा विरोध
प्रतिमा स्थापना के लिए किया गया है। गेंद को जितना दबाया जाता है वह उतने उछाल मारता है। जो लोग नहीं जानने वाले थे, योगी सरकार का जो फरमान हुआ कि प्रतिमा को उठाकर लगने नहीं देना है, उसे उठा करके जब्त करना है, इससे जो है पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज में अच्छा संदेश गया है। देखिए, फूलन के साथ अत्याचार, अन्याय हुआ। आज एक खुशी दुबे है, जो बिकरू का कांड हुआ था, विकास दुबे का मामला हुआ था, ठीक है, खुशी दुबे बेचारी 2 दिन की दुल्हन थी, 17 बरस की उम्र थी। अगर उसका पति मानता हो कि अपराधी रहा, लेकिन 2 दिन की दुल्हन को किस अपराध में जो है बाराबंकी के जेल में बंद करके रखा गया है, 10 महीना का समय हो गया। उसके साथ कितना जो है कि गलत काम हो रहा है कि आज खून की उल्टियाँ कर रही है। तो हमें जितना फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ, आज खुशी दुबे के साथ हो रहा है। आखिर योगी जी से मैं जानना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आज ये खुशी दुबे का कौन सा दोष है कि उसे आप जो है कि जेल में बंद किए हो। तो अगली जो हमारी योजना है कि 10 अगस्त 1963 को वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म हुआ था, और 10 अगस्त को उनके जयंती का कार्यक्रम हर जिले में हम लोग जो है जोर शोर से और बड़े उत्साह के साथ हम लोग मनाएंगे। और हम परमिशन की पत्रावली को आगे बढ़ाएंगे जहां से परमिशन मिलता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि 10 अगस्त को उनके जयंती के अवसर पर हम लोग वांछित स्थानों पर वीरांगना फूलन देवी जी की 18 मंडल के 18 स्थानों पर 18 फीट की प्रतिमा स्थापित करेंगे। लगता नहीं है सर, अभी नहीं लगने दिए तो उस टाइम पे भी लगने देंगे कि या नहीं देंगे? और उनका रोकेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जो संविधान के तहत होगा, कानून के तहत होगा। मैं नियमावली के तहत जो है कि अपनी पत्रावली को बढ़ा करके अनुमति मांगने का प्रयास करूंगा। अब ऐसा कहा गया कि नहीं, मूर्ति किसी की लग नहीं सकती बिना अनुमति की। अरे अभी टंडन जी की मूर्ति लग गई, अटल जी की मूर्ति लग गई, दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगती है, तो उसके लिए नहीं है। हम कहते फूलन देवी को दस्यु सुंदरी किसने घोषित किया, उन्हें डकैत किसने बनाया? फूलन देवी तो माननीय सांसद भी थी 1996 में, 1999 में मिर्जापुर भदोही की जनता ने उन्हें बहुमूल्य समर्थन दे करके उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। और सांसद रहते हुए वीरांगना फूलन देवी जी की उनके अशोका रोड स्थित आवास के गेट पर शेर सिंह राणा मार दिया। फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं कराई गई? सीबीआई जांच होती, दूध का दूध होता। आज शेर सिंह राणा जो ने हत्या किया फूलन जी का, वो कहा कि मैं बेहमई कांड का बदला लिया हूं और मुझे गर्व है, मुझे फांसी भी लग जाए लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने क्षत्रिय समाज की हत्या का बदला लिया हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने और पेरोल पर छोड़ा गया शेर सिंह राणा, और आज छुट्टा घूम रहा है। जगह जगह क्षत्रिय समाज के लोग क्षत्रिय कुल गौरव का खिताब दे रहे हैं, उसको सोने का चांदी का मुकुट पहना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि फूलन देवी ठीक है कुछ समय के लिए अपराधी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शेर सिंह राणा भी तो हत्यारा है, उसको जो है कि स्टार प्रचारक कैसे बनाया? आज वो जगह जगह कार्यक्रम कर रहा है, क्षत्रिय समाज के लोग, करणी सेना के लोग उसको मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। तो क्या यह गलत नहीं है? अपराधी तो अपराधी होता है। चलिए सर, फूलन देवी का टॉपिक अब खत्म करते हैं और बात करते हैं यूपी इलेक्शंस की। 2022 आ रहा, जिसकी वजह से आपकी पार्टी यहाँ पर है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो जितनी भी पार्टियां हैं, सपा, बसपा और क्या नाम है बीजेपी, वो सारी पार्टियां लग जाती हैं जातियों में बांटने में, हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग की बात करने लगते हैं। पिछले 5 सालों से उनकी पार्टी चली आ रही है, लेकिन जब बात जो भी पार्टी राज कर रही है, जो भी सत्ता में हो, 4-5 साल से बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक होता है वो सभी वर्गों की, सभी जातियों की बात करने लगते हैं कि हम इनका आरक्षण दिलाएंगे या हम इनके हक की लड़ाई लगेंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो लोगों को पिछड़े याद आते हैं, मुसलमान याद आते हैं, दलित याद आते हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ, आज भी अखबारों को देख रहा हूँ, तो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, वो अति पिछड़ों को जो है कि जोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये चुनाव के समय ही केवल इनको अति पिछड़ा, अति दलित और वंचित इन्हें याद आता है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और समरसता की बात करती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से मैं जानना चाहता हूँ कि केवल क्या वोट के लिए, केवल वोटर और सपोर्टर बनाने के लिए आपको अति पिछड़ा और अति दलित याद आता है, लेकिन जब शासन सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है, जब हक हिस्सा की बात आती है, आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो आप लोग जो है कि अति पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को दरकिनार क्यों कर देते हो? आज उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है,
मैं जिस समाज से संबंधित हूँ 16.5% हमारे समाज की आबादी है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे निषाद मछुआरों की बस्तियों में जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पूर्वज नथालाल केवट ने तो राम की नैया को पार लगाया, आपके पूर्वज जो है महाराज गुहराज निषाद जी ने राम की नैया को पार लगवाने का और वनगमन के समय उनकी मदद पहुंचाने का काम किया। आप लोग तो राम भक्त हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले राम के भक्त हैं, आप लोग राम भक्तों की मदद करिए। सरकार बनाते हैं तो हमारे जो अधिकार है, परंपरागत अधिकार है, बालू मरों खनन का है, मत्स्य पालन का है, सिंघाड़ा की खेती का है, नदियों के किनारे खरबूज तरबूज की खेती हमारे लोग करते हैं, हिरमाना और पहलेज की खेती करते हैं, चाहे कहीं गंगा के जमुना के पेटे में देखा जा। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे परंपरागत पेशों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो बसपा की सरकार हो और सपा की सरकार भी कुछ सामंती तत्वों के इशारे पर हमें हमारे अधिकारों को छीनकर हमारे समाज को बेकारी और भूखमरी की स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो अति पिछड़ों के सम्मान की बात करती है, अति दलितों के हित की बात करती है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का पोस्टमार्टम कर लीजिए तो जो पहली बार चुनाव जीता है कैबिनेट मंत्री, जो चुनाव भी नहीं जीता उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसे जो है कि कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया गया, बाद में एमएलसी बनाया गया। जयप्रकाश निषाद रुद्रपुर देवरिया से तीसरी बार विधायक है, भाजपा के संगठन के हैं और जयप्रकाश निषाद को राज्य मंत्री बनाया गया। मैं तो जिसको चपरासी मंत्री कहता हूँ, उनकी हैसियत यही होती है राज्य मंत्रियों की कि एक प्राइमरी के टीचर की, एक होमगार्ड की, एक सिपाही का ट्रांसफर नौकरी देना तो दूर की बात है, स्थानांतरण हो जाए तो रुकवाने की या स्थानांतरण करवाने की हैसियत नहीं होती है। हमारी 12.91% ये मछुआरा समाज की आबादी है। पासी एक जाति है, पासी का बड़ा होल्ड है इधर, 3.87% पासी की आबादी है। सुरेश पासी जगदीशपुर के विधायक हैं अमेठी के, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। यादव की आबादी 10.48% जो है कि ग्रामीण अंचल में है और पूरे उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 8.6% आबादी है। गिरीश चंद्र यादव को राज्य मंत्री बनाया गया है और धर्मेश कुमार जाटव जो हमारे जाटव या चमार जाति के हैं, भारतीय जनता आगरा से विधायक है, 11.89% जाटव चमार भाई की आबादी है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा जो भाजपा का है, ये बेईमानी का ये फंडा है। ये भाजपा छल कपट झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति करती है। क्या हमारे लोगों को राजनीतिक सम्मान देने से क्यों करती है? मैं पिछली सरकार को एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों की मांग पर 5 अप्रैल को महाराज गुहराज निषाद की जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और जोगी जी मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के अंदर जो है वह महाराज गुहराज निषाद जी, कश्यप ऋषि की जयंती का मामला हो, चाहे जो है कर्पूरी ठाकुर की जयंती का मामला हो, उसे जो है कि सार्वजनिक अवकाश को खत्म करने का काम किए। केवल वोट के लिए निषाद और राम की मित्रता की बात की जाती है, हक हिस्से का सम्मान की जहाँ बात आती है वहाँ भाग खड़े हो जाते हैं। आप देख लीजिए जो 69,000 शिक्षक का मामला आया, जब उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत अन्य पिछड़े वर्ग की जातियाँ, जिसमें हिंदू और मुसलमान मिला के 79 जातियाँ होती हैं, जिसे यादव, कुर्मी, काछी, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, माली, भिरती, मुराव हो, चाहे अंसारी हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, छिपी हो, बंजारा हो, नायक हो, नट हो, इन जातियों को जो है राजभर चौहान पिछड़े वर्ग में रखा गया है और इन्हें 27% आरक्षण मंडल कमीशन के तहत मिला। अनुसूचित जातियों को 22.5% आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति को मिला है। लेकिन जो 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, गलत ढंग से एमआरसी की नियमावली को लागू करके, एमआरसी जो होती है जब चयनित व्यक्ति पात्र हो जाता है तो एमआरसी लागू किया जाता है कि वांछित जनपदों का चयन करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमआरसी की गलत नीति को लागू करके हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उस पर जो है कि उसकी हकमारी करने का काम किया गया है। अब ये लोग कहते हैं सामाजिक समता और समरसता की बात, दूसरे पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने खुद जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जब हम पिछड़े दलित हक हिस्से की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो कहते हैं कि आरक्षण से अपात्र और अयोग्य का चयन हो जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का माध्यम है, साधन है, जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) में व्यवस्था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया, तो उसके तहत हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। अरे ये मोदी जी हो चाहे जोगी जी हो, 10% सवर्ण जातियों को जो है कि आर्थिक आधार पर 48 घंटे के अंदर 10% आरक्षण दे दिया गया।
तो ओबीसी को जनसंख्या अनुपाती आरक्षण देने में आखिर इनको भय क्यों लगता है? मैं मांग करता हूं कि सेंसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, वर्गीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। कहीं देखता हूं ब्राह्मण कहता है मैं 14%, क्षत्रिय कहता है मैं 13%। अरे जब सामाजिक न्याय समिति 2001 में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तो 20.94% जब पूरे सवर्ण जातियों की आबादी थी, तो उसमें हमारे मुसलमान भी सामान्य वर्ग में आते हैं। शेख सैयद, अरशद पठान, मुगल, मिल्की, त्यागी, इनकी आबादी कई परसेंट होगी? 5% अगर मान लें तो 16% जो है कि हिंदू सवर्णों की आबादी हुई। जब 14% ब्राह्मण समाज ही है तो राजपूतों की आबादी कितनी हुई, भूमियारों की आबादी कितनी हुई, एक काया लाला श्रीवास्तव जिसको कहते हैं, इनकी और त्यागी की आबादी कितनी हुई, ये जो हमारे सिंधी होते हैं, मारवाड़ी जैन होते हैं, अग्रवाल होते हैं, इनकी आबादी कितना हुई? या मैं तो इसीलिए चाहता हूं कि ये जो जनसंख्या के आंकड़ों का खेल होता है, सेंसद 2021 में जातिवार जनगणना करा दो, वर्गीय आधार पर जनगणना करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हम मांग करते हैं संविधान के तहत। और हमारी अगर आबादी, मंडल कमीशन ने 1931 में, अंग्रेजों ने 1871 में ब्रिटिश हुकूमत ने जातिवार जनगणना कराया था, और अंतिम जनगणना 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के ही कार्यकाल में हुई। उसके बाद कभी जनगणना नहीं हुई। हाँ, SC ST की और धार्मिक अल्पसंख्यक की जनगणना कराते हैं, लेकिन पिछड़ों की जनगणना करने में ना पता कौन सा राष्ट्र का हित हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ, मंडल कमीशन ने 1931 के आधार पर 52.10% हिंदू, मुसलमान जो अन्य पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं उनकी जनसंख्या को माना था, और उस समय एक प्रतिबंध था कि 50% से अधिक आरक्षण कोटा नहीं हो सकता। तो जब उस कोटा की सीमा को तोड़ दिया गया, सवर्णों को जब आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया तो 10% का तो इजाफा हो गया। तो जब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे करके आरक्षण के 50% की सीमा को तोड़ दिया गया, तो जिस तरह से SC ST को जनसंख्या अनुपाती आरक्षण कार्यपालिका में, विधायिका में मिलता है, मैं चाहता हूं कि सारी जातियों, पिछड़ा SC को, ST को, OBC को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में हमें समानुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही नैसर्गिक न्याय है, यही संवैधानिक न्याय है। और आज देख लीजिए कि नीट पर बवाला चल रहा है। आज तो जितनी भी हॉट टॉपिक्स है उस पे ही बात हो रही है, तो नीट भी इस समय जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सर उस पे क्या बोलेंगे? देखिए, नीट जो होता है मेडिकल में MBBS के बच्चे हमारे चाहे BDS की पढ़ाई करते हैं, चाहे MD की, MS की करते हैं, तो उसमें अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे 2006 में। तो उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में अर्जुन सिंह जी ने प्रयास करके 3 मार्च 2007 को आरक्षण दिए। और आरक्षण के विरोधियों ने, पिछड़े दलित वंचित समाज के विरोधियों ने, जो इनके आरक्षण का, सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कायम करके स्टे कराया। लेकिन 10 अप्रैल 2008 को इस आरक्षण की व्यवस्था को वैध ठहराया गया। लेकिन आज 2017 से 2021 का समय चल रहा है, आज 2021 में हमारे OBC का 0/0 हो गया। अरे भाई, हमारा 27% अगर आरक्षण है तो हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण से किसी के हकमारी नहीं होती है, हम तो हकदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो अयोग्य का और अपात्र का चयन होता है डोनेशन से होता है। किसी गरीब गुरबे का, किसी पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के पास 35 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ नहीं है कि वह जा करके निजी मेडिकल जो कॉलेजेज हैं, ये चाहे मेडिकल के, चाहे इंजीनियरिंग के, चाहे MBA के कराने वाले, हमारे गरीब के पास जब रोटी के लिए मोहताज है तो वह कहाँ से इतना रुपया देगा? तो जो लोग बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो लोग जो है कि MBBS में, चाहे MD में करोड़ों रुपया देकर, 50 लाख, 60 लाख रुपया दे करके वो अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो मैं कहता हूँ आरक्षण से अयोग्य का नहीं, डोनेशन से अयोग्य और अपात्र का चयन होता है। और नीट की जो मामला है, चाहे वो नीट हो, चाहे IIT हो, चाहे वो निजी क्षेत्र के कॉलेज संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, सभी संस्थानों में हमें जो है कि नीट में, IIT में, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में और IAS और TCS में हमें जनसंख्या अनुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। VIP पार्टी जो है पिछड़ों के, दलितों के सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी। और 10 अगस्त को हम वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती मनाने के बाद जो है
पिछड़ों के हक हिस्से की बात को लेकर के, सेंसस की बात को लेकर के हम जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे और गरीब गुरबा समाज के हक हिस्सा सम्मान के लिए, संवैधानिक हक और अधिकार के लिए वीआईपी पार्टी जो है कि अग्रणी आगे चल कर के भूमिका निभाएगी। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो पिछड़ों वंचितों के सम्मान के हक हिस्से की बात करेगा हम उससे हाथ मिलाने का काम करेंगे। यही हमारी वीआईपी पार्टी का संकल्प है। सो मच सर, तो इन्होंने आज बहुत सी बातें ऐसी बताई जो इन दिनों हमारे देश में चल रही है। अगर आप एक्टिव होंगे तो आप ज़रूर देखते होंगे अखबारों में और जो न्यूज़ चैनल में कि ये जो हॉट टॉपिक्स हैं इस समय चल रहे हैं और इसी पर ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है और इसी पर तमाम नेता जो अभी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। उनमें से एक पार्टी ये भी थी वीआईपी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी चुनावी रैलियां आप संबोधित करेंगे और क्या चीज़ें रहेंगी जिस पर वो बात करेंगे। तो ऐसी जो भी अपडेट रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूएनएन।